हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 12 के लिए केमिकल काइनेमेटिक्स का ये दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं। इससे पहले जो हम लोग कर चुके हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, रेट ऑफ रिएक्टेंस के बारे में एंड रेट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग कर चुके हैं। इसका कोएफिशिएंट किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज जो हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं वो है फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड करने का काम कर रहा होता है, राइट। इसमें जो मेनली पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शंस को दो ही पार्ट ज्यादा प्रभावित करने का काम करते हैं, और वो है टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो मेनली इसके ऊपर ही डिस्कस करना है, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, नीट में भी और जेई में भी जो क्वेश्चन आना है वो रेट ऑफ रिएक्शंस को, जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड कर रहे होते हैं वो है टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ हम लोग पार्ट देखने का काम करेंगे। चलो, जैसे यहां पर दिया हुआ है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का नेचर क्या है, रिएक्टेंट्स का नेचर क्या है। जैसे पहला मान लीजिए हम लोग ले लिया यहाँ पर आयनिक रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो दिया गया है आयनिक दिया गया है। जैसे आयनिक में NaCl लिया गया, AgNO3 लिया गया है। NaNO3 और AgCl बनकर के आएंगे। Na पॉजिटिव में, Cl माइनस में, Ag प्लस में, NO3 माइनस में। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ में जाएंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ में जाएंगे। AgCl यहाँ पर प्रीसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, पीपीटी लिखो यहाँ पर, पीपीटी के फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। दैट्स वाई यहाँ पर लिखे हैं वेरी फास्ट होते हैं, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता है, राइट। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इसका काफी हाई होता है, दैट इज, और कर लिख लेना यहाँ पर, और काफी ये फास्ट होते हैं, इसलिए इसका डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता है। तो चलो, अगर आयनिक रिएक्टेंट दे दिया गया है तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन से इसके इतने फास्ट होंगे कि इसको डिटरमाइन करना उतना आसान काम नहीं होता है। ओके, चलिए, तो आगे हम लोग फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स, जिसके ऊपर फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शंस कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो बात किया वो ये कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर, और नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में जो सबसे पहले हम लोगों ने जो लेने का काम किया है वो है आयोनिक रिएक्टेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। इसी में हम लोग आगे बात कर लें कोवैलेंट रिएक्टेंट्स। ठीक है, दिख रहा है। अगर मान लीजिए कि कोवैलेंट रिएक्टेंट्स दे दिया जाए, चलो एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात करें N2H2 NH3। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख लो, 3 कर दो यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग इस एग्जांपल के बारे में किस तरह से हम लोग जो है सो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किस तरह से करने का काम करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने किया था यहाँ पर। अब ये देखो, यहाँ पर N के साथ में ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड HH सिंगल बॉन्ड, इस तरह से बनेंगे ये। अब यहाँ पर ये 3 बॉन्ड टूटेंगे। एक तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड है, ये वाला भी पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड का टूटना, फिर यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड का टूटना, इतने समय में बहुत सारा समय लग जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लो हो जाएंगे। लेकिन आयोनिक वाला में बात ये याद रखना कि आयोनिक वाले में जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शंस
इतना फास्ट होता है, इतना हाई होता है कि हम लोग उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोवैलेंट रिएक्टेंट्स दिया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होंगे लो होगा। तो एक ये भी फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड करने का काम करता है। राइट बेटा, ठीक है, चलो आगे बढ़ने का काम करो। दूसरा, होमोजीनस रिएक्टेंट्स और दिया रहे हेट्रोजीनस रिएक्टेंट्स। हेट्रोजीनस रिएक्टेंट्स हेट्रोजीनस रिएक्टेंट्स, होमोजीनस वैसे होते हैं जिसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही किस्म के होते हैं। हेट्रोजीनस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, अलग अलग होते हैं। एक बात को ऐसे समझो कि अपना जब सर्किल होता है, अपने जब दोस्त होते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है, बातचीत उसके साथ में खुल करके किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही होमोजीनस होते हैं, दैट मीन्स एक ही तरह के लोग रहेंगे, एक ही मिजाज के साथ ही रहेंगे, अपना हमजोली रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि उसे खुल करके बातचीत किया जाता है, अपनी बात को शेयर किया जाता है, अपने दोस्तों के साथ में अपनी बात को रखा जाता है। हेट्रो के मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है, कुछ का मिजाज मिल रहा है, कुछ का नहीं मिल रहा है, कुछ दूसरे किस्म का है, कुछ जो है सो सॉफ्ट नेचर का है, कुछ ऐसे हैं जो कि हार्ड नेचर का है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि मिजाज नहीं मिलेगा, बातचीत जो है सो जो फॉलो अप हो पाएगा कम हो पाएगा। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स के बारे में समझो, रिएक्टेंट्स के बारे में समझो कि अगर होमोजीनस रिएक्टेंट्स दिया हुआ है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन होमोजीनस का फास्ट होगा इन द कंपेरिजन ऑफ द हेट्रोजीनस रिएक्टेंट्स के, ठीक है। चलो, तो दूसरा बात याद रखना, चलो मिटावे इसको, नोट कर लो। चलो तीसरी बात हम लोग करते हैं, तीसरा पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात को ऐसे समझने की कोशिश करो, रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं, प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा, जितना आसानी से प्रोडक्ट बनने का काम करेगा और प्रोडक्ट जाकर के स्टेबल हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका उतना ही फास्ट होगा। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे तो टूटने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, उसको ब्रेक करने में काफ़ी समय लगेगा, और जब ब्रेक करने में समय लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम जाएगा। लेकिन अगर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, कम है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने ये बात कर लिया CH3COOH, एक एग्जाम्पल से बात समझने की कोशिश करो। इसके डिकम्पोज करने पर CH3COO माइनस और H प्लस ये बन रहे हैं। दूसरा हम लोग बात करें एग्जाम्पल HCOO माइनस H प्लस, ठीक है। चलिए इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन मान लिया कि हम लोग 1 लगा लेते हैं। इसका मान लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है, ये रेट ऑफ रिएक्शन इसका 2 दिया हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो बनकर करके आ रहे हैं ये CH3COO माइनस और H प्लस, इसके साथ में ये क्या हो रहा है, कंपाउंड को जो है सो हैवी हो रहे हैं। कार्बन कार्बन के दो यहाँ पर एटम्स आ रहे हैं, यहाँ पर कार्बन का क्या है, एक एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बन करके आएंगे, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा, राइट। लेकिन नीचे वाला क्या होगा, ये स्टेबल प्रोडक्ट बन करके आएंगे। ये उतना हैवी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके साथ में एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर क्या, ये कार्बन के दो एटम्स यहाँ पर है ये, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी, ये स्टेबल बहुत ज़्यादा हो गया है ये, और स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि स्टेबिलिटी प्रोडक्ट का जितना ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड वाले का ज़्यादा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट वाले से। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बात फॉलो कर रहे हो, राइट। चलो नोट करो, मिटावे। चलिए कुछ आगे हम लोग और बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के फिजिकल स्टेट की बात करो। मान लीजिए कि गैसियस स्टेट में कोई दिया हुआ है, गैस के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है और सॉलिड के फॉर्म में है। आपको ये पता अच्छी तरह से जानते हो ये कि गैसेस में इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, स्पेस ज़्यादा लेगा, और जब स्पेस ज़्यादा लेगा तो एक दूसरे के साथ में क्या करेगा, ये रिएक्टेंट्स के बीच में क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा ये गैपिंग करेंगे ये, और बहुत ज़्यादा गैपिंग करेगा तो तेज़ी के साथ में कोलैबोरेट करेंगे, तेज़ी के साथ में रिएक्शन करेगा। इसमें क्या होता है, इसके कंपेरिजन में कुछ कम होते हैं। और सॉलिड में क्या होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के साथ में काफ़ी करीब करीब होते हैं, तो ये उतना इसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में चिपका हुआ छोड़ना पसंद नहीं करेगा। इसके साथ में क्या है, एक दूसरे के साथ में बहुत तेज़ी के साथ में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। तो गैसियस स्टेट में दिया हो तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा इन द कंपेरिजन ऑफ द लिक्विड, और लिक्विड का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा सॉलिड के कंपेरिजन में। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये सारी बात कर रहे हैं हम लोग। गैसेस स्टेट का सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड स्टेट, उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा, सॉलिड स्टेट आ जाएंगे। क्योंकि जानते हो गैसेस के साथ में क्या होता है, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और जब रैंडम मोशन करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ो। ओके, चलिए बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तीसरी बात, ये सब ये साइड से है, ऐसे फैक्टर है जो साइड का फैक्टर है। ये सब असल जो फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को जो प्रभावित करने का काम करता है वो टेम्परेचर है और क्या है, उससे कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, आगे बात कर लेते हैं हम लोग सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है बेटा। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, मान लिया कि ये सॉलिड फॉर्म में दिए हुए, ये किस फॉर्म में है, ये रिएक्टेंट जो दिया हुआ है ये सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन
सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, जितना लार्ज होगा सरफेस एरिया, उतना ही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होंगे। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे एग्जांपल से बात समझने की कोशिश करो। एक बड़ा सा बर्तन लिया जाए, एक बड़ा सा बर्तन लिया जाए और एक कप टाइप का बर्तन लिया जाए, कप टाइप का बर्तन लिया जाए। दोनों में मान लीजिए कि गर्म पानी रख दिए या फिर चाय को रख दिए हैं। कौन जल्दी इवेपोरेट करेगा, किसमें जल्दी ठंडा हो जाएगा? जिसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा जल्दी से ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएंगे जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा। जिसमें सरफेस एरिया कम रहेंगे उसमें क्या हो जाएगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो मिटाते हैं। आगे बात करो, तीसरा पॉइंट। कितना पॉइंट हो गया? तीसरा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इंटेंसिटी ऑफ लाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी आप ऐसे समझने की कोशिश करो, इस तरह से समझो इंटेंसिटी को कि मान लिया कि एक कमरे में बल्ब लगा दिया गया है। एक कमरे में जो बल्ब लगाया गया है वो 100 वाट का लगाया गया। दूसरे कमरे में जो इस्तेमाल किया गया वो 60 वाट का इस्तेमाल किया गया। 60 वाट का इस्तेमाल किया गया। किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा? क्योंकि जिसकी जो है सो जिसका वाट खपत जिसका ज़्यादा कर रहा होगा, एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा कर रहा होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जिसका वाट कम होगा, जिसका कंजम्पशन कम कर रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी कम जाएंगे। तो इंटेंसिटी का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। दैट मीन्स लाइट उसके ऊपर पड़ने के कारण क्या होता है, रिएक्शन को काफ़ी फास्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर लाइट के संपर्क में आया, लाइट में आने के कारण उसकी रिएक्शन काफ़ी तेज़ हो जाती है। अगर उसी रिएक्शन को अगर अंधेरे में करवाओगे, डार्क में करवाओगे, तो फिर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस स्लो हो जाते हैं और रिएक्शन ही बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं सम रिएक्टेंट्स, ऐसे लिख लो, सम रिएक्शंस और फोटो सिंथेटिव। कुछ रिएक्शन फोटोसिंथेटिव के मतलब होता है लाइट से संबंधित है। ये फोटोसिंथेटिव ये लाइट से संबंधित है। लाइट जितना ज़्यादा आएगा उतना ही रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं। लाइट सेंसिटिव होते हैं ये लाइट सेंसिटिव होता है। ठीक है, ओके। ऐसे रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ऐसे रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर H2Cl2, अब देखे होगी इस तरह के रिएक्शन में HNu लिखा रहता है, 2HCl। ठीक है, HNu के मतलब होता है ये फोटोन।
या फिर इसको जो लेते हैं लाइट से लेते हैं, कितना जो है सो इसका इंटेंसिटी पास कर रहा है, इंटेंसिटी लाइट का कितना हो रहा है, राइट। तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं ये, इसका फोटोन का नंबर जितना बढ़ जाएगा उतना ही ये रिएक्शन फास्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर इस बात को ये कम कर दिया जाए, इसके फोटोन्स को कम कर दिया जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, स्लो हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये भी ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, ये भी गैसियस फॉर्म में होते हैं, और HCl ये भी क्या होता है, ये भी गैसियस फॉर्म में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है कि अगर इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी फास्ट होते हैं। ठीक है बेटा, चल आगे बढ़। ओहो हो ला ला ला। इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स उतना ही बढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बढ़ेगा। क्या क्या बात कर ली हम लोगों ने, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स उतना ही बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स जितना बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, राइट। चल आगे बढ़ो, खत्म करते हैं इसको। अगर टॉपिक ले रहे हैं, चलो पांचवा पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन कैटालिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दे। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन भी होते हैं जहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर देता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा फास्ट ही करें। चलिए इसी में हम लोग, इसी चैप्टर में कुछ आगे चल करके हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। बट अभी ये जानने का ये काम करो कि कैटालिस्ट जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो डिपेंड कर रहे होते हैं कैटालिस्ट के ऊपर भी डिपेंड कर रहे होते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है, जो किसी रिएक्शन के रेट को फास्ट कर दे या फिर स्लो कर दे, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। कैटालिस्ट लिख लो, कैटालिस्ट इज that substance which enhance or lower the rate of reaction। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा भी देते हैं कैटलिस्ट, और रेट ऑफ रिएक्शन को ये घटा भी देते हैं, दोनों काम कर रहे होते हैं। ये तो आगे की बात है, बट यहाँ पर ये जानो कि रेट ऑफ रिएक्शंस को कैटलिस्ट क्या कर रहे होते हैं, उसको काफ़ी फास्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लें, एक ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा बराबर, या 11th क्लासेस में भी आप लोग पढ़े होंगे। एनर्जी कंजम्पशन को हम लोग इस तरह से दिखला रहे होते हैं। ठीक है, जैसे रिएक्टेंट को यहां पर ले रहे होते हैं, और प्रोडक्ट को थोड़ा ऊपर दिखला रहे होते हैं।
तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ऐसे जा करके सीधे जो है रिएक्टेंट यहाँ पर इस तरह से सीधे बन जाएंगे, ऐसा आया और सीधे बन गया, ऐसे कभी नहीं होगा। ठीक है, तो होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में काफ़ी ये फास्ट कर रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करता है, ये डाउन करता है, और इस तरह से फिर ये इसके साथ में एक कांस्टेंट वे में ये चलने लगते हैं, और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट करता है रिएक्टेंट, और इस तरह से आकर के ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा होता है। ठीक है, इधर जो दिखला रहे थे हम लोग एनर्जी को, इधर एनर्जी को दिखला रहे होते हैं। हाँ, ऐसा ये हो सकता है कि ये वाली बात जो आई है यहाँ पर, जो ग्राफ का जो ये दिखला रहा है, ये बहुत ऊपर ये जा रहा है, ऐसा भी ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से चले और तेज़ी में आकर करके ये फिनिश कर गया ये। तो एक बात को ये दिखाओ कि ये विदाउट कैटलिस्ट काम किया है, ये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग इसका ज़्यादा हुआ है विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो ये बात, ये वाली बात, ये वाला जो आ रहा है, ये जो ग्राफ आ रहा है, ये क्या हो गया, इसको ऐसे करके दिखलाओ, विद कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के साथ में हो रहे हैं ये। ठीक है, एनर्जी को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, एनर्जी लेवल आप में ये दिखलाने का काम कर रहे हैं, एनर्जी तो इस तरह से दिखलाने का काम करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इसी चैप्टर में जब हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, बट अभी यहाँ पर ये जानो, दिस ये जो लेवल आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ये विदाउट कैटलिस्ट हो जाएंगे ये। ठीक है, यहाँ पर भी जो आ रहे हैं, ये वाला लाइन जो आ रहा है, ये भी इसका एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, बट ये क्या है, विद कैटलिस्ट के साथ में है, ये कैटलिस्ट के साथ में। ये वाला क्या हुआ, विदाउट कैटलिस्ट हुआ। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई होगी। बेटा में ओके। चलो कुछ एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। SO2 प्लस O2, ये फॉर्मेशन कर रहा था सल्फर ट्राईऑक्साइड का इन द प्रेजेंस ऑफ NO। यहाँ पर NO जो काम कर रहा है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं ये। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ये जो डिपेंड करेगा इसका। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ROR ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे कैटलिस्ट का। अगर NO को देते हैं तो रिएक्शन काफ़ी फास्ट में कर जाते हैं, SO3 का फॉर्मेशन कर लेते हैं SO2 के साथ में। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड काफ़ी तेज़ी में करता है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो ये काम कर रहा है, NO जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो काम कर रहे हैं, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन को ये फास्ट कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, असल अब हम लोग अपने मुद्दे पर आ रहे हैं। ये मुद्दा असल इसका इस पार्ट का नहीं है, फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। ये छोटे छोटे टर्म्स थे जिसके ऊपर हम लोग ये बात कर रहे थे, बट असल जो टर्म है वो टेम्परेचर है एंड कॉन्सेंट्रेशन है। तो चलो आगे हम लोग बात करते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग मेन पॉइंट पर और मेन मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और ये मेन मुद्दा है टेम्परेचर। तो नेक्स्ट पॉइंट लगा लो, टेम्परेचर।
टेम्परेचर। जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएंगे। फिर याद रखना जनरली क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, जनरली rate of reaction increases with increase of टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन जनरली फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आएगा ऑन 10 डिग्री सेल्सियस rise on temperature the rate of reaction becomes double or triple जनरली 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका जस्ट डबल हो जाता है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट ट्रिपल हो जाते हैं। ठीक है, या तो 2 गुना हो जाता है या फिर 3 गुना हो जाते हैं। ओके, इन सारी बातों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन में, इसी चैप्टर में आ जाएगा आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन से जानेंगे हम लोग इसको। K इज इक्वल टू A E K टू द पावर और टी। इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो इसको। ए बाई आर टी। ओके, ये तो रेट कांस्टेंट हो जाता है। ये किसी भी इक्वेशन के लिए ई ए जो दिखला रहा होता है ये आर्हेनियस इक्वेशन को, और जो हो जाते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को लेने का काम करते हैं, एंड टी इज द टेम्परेचर। इसके बारे में आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर ये जान लो इस इक्वेशन के बारे में। और ये भी याद रखो लगभग ये होते हैं कि टेम्परेचर को अगर राइज करोगे 10 डिग्री सेल्सियस से तो क्या होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाते हैं या फिर उसके रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चल इतनी बात को नोट कर ले, आगे बढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा concentration of reactants। concentration of reactants, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अक्सर ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दोगे तब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन increases with increase in concentration दिख रहा है।
in concentration of reactants। ठीक है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ये भी याद रखना, हमेशा नहीं होता, कभी इंक्रीज भी कर सकता है, कभी डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, आगे लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज, ये दोनों काम ये कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इसका इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकते हैं। concentration of reactants, concentration of reactants। ठीक है, यहां पर ये concentration of reactants लिखा हुआ है। चलो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है सो अनअफेक्टेड भी रह सकते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन मान लिया कि बढ़ा भी दिया है किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का, तो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेंस कांस्टेंट भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख, रेट ऑफ रिएक्शन में रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ये आगे, रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन concentration of products, concentration of products, concentration of products। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो डिपेंड्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहे होते। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करने का काम करता है। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं भी करे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन 1, 2 or all parts of reactants। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मान लिए कि रिएक्टेंट में 2 पार्ट दिया हुआ है, तो कभी एक पार्ट पर भी डिपेंड कर सकता है, दोनों पार्ट पर भी डिपेंड कर सकते हैं, सारे के सारे पार्ट पर डिपेंड कर सकते हैं, या नहीं तो किसी पार्ट पर भी नहीं कर सकते हैं। 1, 2 ऑल यहीं पर लिख दो, और नन पार्ट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझो, मान लीजिए कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ रिएक्टेंट्स में कोई प्रोडक्ट सी बन करके आ रहा है, तो अगर रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ए का बढ़ा दिया तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मान लिया कि बी का बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मान लिया कि दोनों का बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। मान लिया किसी का जो रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है, तो मान लीजिए कि सिर्फ जो है उसे बढ़ा दिया गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी रेट ऑफ रिएक्शन से डिपेंड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें थी आज से रिलेटेड इस टॉपिक में। ठीक है बेटा, दैट मीन्स टॉपिक ही आज का था ये, फैक्टर्स ऑन विच
रेट ऑफ रिएक्शन से डिपेंड्स। मेनली दो फैक्टर्स हैं जो याद रखना, वो टेम्परेचर का है और कॉन्सेंट्रेशन का है। इसके अलावा छोटी छोटी बातें जो भी था वो सारी की सारी बातें आप लोगों के सामने रख दिया गया है। चलो आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।